स्वागत है आपका एक बार फिर से इस रहस्यमयी, डरावनी, अनोखी, अनजानी और अनसुलझी दुनिया में। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने भी कभी भूतों को देखा है? क्या भूत सच में होते हैं? अगर वाकई भूत होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? क्या भूतों के पास सिर्फ एक सफेद साड़ी होती है पहनने के लिए? आखिर कहाँ रहते हैं ये भूत? भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, आत्माएं, इन सब से जुड़ी बहुत सी सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। ऐसे ही बहुत सी रहस्यमयी भूतिया कहानियां मैं आपको अक्सर सुनाती हूँ। तो आज की भी हमारी कहानी ऐसे ही एक भूतिया घटना पर आधारित है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस भूतिया दुनिया में। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं उस दुनिया में और कहानी की शुरुआत करते हैं। राहुल, जतिन, भरत और दीपक, ये चारों दोस्त शहर में काम की तलाश में आए हुए थे। अपने गांव से शहर में आकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, तो अब ये शहर में ही कोई काम की तलाश में थे ताकि शहर में ये शिफ्ट हो सके। एक कंपनी में चारों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। राहुल के तीनों दोस्तों का इंटरव्यू हो चुका होता है और अब राहुल जाता है। राहुल कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बॉस कहता है, हाँ अंदर आ सकते हो। बॉस राहुल से बात करता है और वो राहुल से प्रभावित हो जाता है और अंत में कहता है, राहुल, मुझे खुशी होगी कि आप हमारी कंपनी में काम करें। राहुल के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी और वो बॉस से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपनी कंपनी के काबिल समझा। लेकिन राहुल अब थोड़ा मायूस होकर बॉस से कहता है, लेकिन सर मेरे दोस्त। बॉस ने कहा, आप अपने दोस्त को अंदर लेकर आइए। राहुल अपने दोस्तों को अंदर ले आता है और बॉस राहुल के दोस्तों से कहता है, मैं राहुल के बयान पर आप लोगों को ले रहा हूँ क्योंकि राहुल का स्वभाव और काम के लिए लगन मुझे अच्छी लगी, तो मैं चाहता हूँ कि वही आप सब में भी हो। राहुल के दोस्त कहते हैं, सर ऐसा ही होगा। बॉस राहुल से कहता है, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हो? राहुल कहता है, सर अब वही तलाश करेंगे। बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं दूर कर देता हूँ। मैंने शहर से बाहर एक बंगला खरीदा है, वो अभी खाली है। उसकी देखभाल के लिए वैसे भी मुझे जरूरत थी, तो आप लोग वहीं ठहर जाइए और साथ में मेरे बंगले की देखभाल भी कर लेना। राहुल जवाब देने में सोचता है, तब तक तीनों दोस्त हाँ कर देते हैं। जी सर, हम वहाँ रह लेंगे और आपके बंगले की देखभाल भी कर लेंगे। राहुल कंपनी के बाहर आते ही अपने दोस्तों को डांटता है और कहता है, उन्होंने हमें जॉब दी है, ये एहसान ही काफी था यार। जतिन सबसे छोटा और मोटा भी था। वो कहता है, अरे यार समझा कर, कोई एहसान नहीं किया, वो चपरासी रखता, उसकी जगह उसने हमको रख लिया। चल अब गुस्सा छोड़, मुझे बहुत भूख लगी है। भरत और दीपक हंसने लगते हैं, देख मोटे को भूख लग गई, वही हम सोच रहे थे कि ये हाथी चुप कैसे है। जतिन कहता है, तुम लोग ना मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे सच में भूख लगी है। राहुल भी मुस्कुराते हुए कहता है, चल ठीक है कुछ खाते हैं। लेकिन बंगले तक पहुँचते हैं, उसी के आसपास कोई ढाबा होगा, वही खा लेते हैं। चारों दोस्त बंगले के करीब आ जाते हैं, पर उससे पहले उन्हें एक ढाबा दिखाई देता है। वो वहीं जाते हैं और खाने का ऑर्डर दे देते हैं। एक लड़का उनके लिए खाना लगाता है और तभी राहुल उस लड़के से पूछता है, ए छोटू इधर आ। छोटू कहता है, जी साहब। राहुल कहता है, राय साहब का बंगला यहाँ से कितना और दूर है? छोटू और ढाबे पर बैठे सभी लोग राहुल को देखने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बंगले का नाम सुनकर घबरा गए थे। राहुल एक बार फिर पूछता है, तभी ढाबे का मालिक आता है और गुस्से में राहुल से कहता है, साहब खाना खाने आए हो ना, तो खाना खा के निकल जाओ, उसी में भलाई है, शाम होने वाली है। राहुल और उसके तीनों दोस्त खड़े हो जाते हैं और राहुल उस ढाबे वाले से पूछता है, क्या मतलब शाम होने वाली है? ढाबे का मालिक कहता है, अपना खाना पैक करवा लो क्योंकि शाम होते ही ढाबा बंद हो जाता है। राहुल कहता है, हाँ तो ऐसे कहो ना, ठीक है पैक कर दो खाना। राहुल और उसके तीनों दोस्त खाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल के मोबाइल पर बॉस ने जो पता भेजा था उसके हिसाब से वो ठीक चल रहे थे। इधर ढाबे पर छोटू अपने उस्ताद से कहता है, तुमने उन छोकरा लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताया? उस्ताद कहता है, जिसकी मौत आनी होती है ना, उसे रोक नहीं सकते। फिर ये लड़के आज के समझदार हैं, कौन सी हमारी बात मान जाते, उन्हें यहाँ उनकी मौत खींच कर लाई है। जतिन सबसे छोटा था, वो काफी घबराया हुआ था और वो राहुल से कहता है, यार ढाबे वाला ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बंगले का नाम सुनकर सारे डर गए थे, कहीं बंगले में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? राहुल कहता है, देख जतिन परेशान मत हो, सारा वहम दूर हो जाएगा, एक बार वहाँ पहुँचने तो दे। वो चारों दोस्त उस बंगले तक पहुँच जाते हैं। काफी पुराना सा लग रहा था वो बंगला, ऐसा लग रहा था कि वहाँ सालों से कोई रहा ही नहीं है।
वो लोग बंगले के गेट पर पहुंच जाते हैं, पर बंगले के गेट पर कोई लॉक था ही नहीं। राहुल जैसे ही गेट खोलता है तो बहुत सारी चमगादड़ें उनके ऊपर से एकदम निकलती है। राहुल के अलावा सभी लोग डर जाते हैं। राहुल अंदर जाने लगता है। तभी भरत कहता है, यार लौट चलते हैं, यहाँ कैसे रह सकते हैं यार, देख पूरा कबाड़ पड़ा है, इसे संभालते संभालते तो कई साल लग जाएंगे। राहुल तीनों को समझाकर अंदर लेकर जाता है। वहाँ उन लोगों को एक कमरा दिखता है जो कुछ हद तक सही था, और वो लोग उस कमरे को और अच्छा करके पहले वही खाना खाते हैं और फिर सोने लगते हैं। आधी रात में जतिन की आँख खुल जाती है और उसे वॉशरूम जाना होता है। जतिन बारी बारी अपने तीनों दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं उठता। तभी दीपक उठ जाता है और वो दीपक से कहता है कि मेरे साथ वॉशरूम चल। दीपक भी उसे कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अब जतिन और दीपक बंगले में वॉशरूम ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें थोड़ा आगे जाकर वॉशरूम दिख जाता है और दीपक जतिन से कहता है, चल जा जल्दी से करके आ जा। जतिन जैसे ही वॉशरूम करके वापस बाहर आ रहा होता है, तब उसे वहाँ पर एक आईना दिखाई देता है। हाथ धोते हुए वो उस आईने को देखता है और उसके बाद जतिन उस आईने में देखकर अपने बाल को ठीक करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस आईने से जतिन का चेहरा दिखना बंद हो जाता है। जैसे ही जतिन आईने में अपना चेहरा देख नहीं पाता तो वो थोड़ा घबरा जाता है। वो आईने की तरफ अपना हाथ लेकर जाता है, लेकिन सामने रखे आईने में उसका चेहरा तो नहीं दिखता, बल्कि आईने के अंधेरे में उसका हाथ अंदर जाने लगता है। और फिर जतिन को ऐसा लगता है कि आईने के उस पार से कोई उसे खींच रहा है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी सारे दोस्त भागते हुए जतिन के पास पहुंच जाते हैं। दीपक जो कि जतिन के पास ही था, वो सबसे पहले ही जतिन के पास पहुंच जाता है और देखता है कि जतिन बेहोश हो चुका है। राहुल जतिन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जतिन को होश नहीं आता। और जैसे ही भरत की नजर जतिन के हाथ पर पड़ती है, वो डर के मारे जतिन के हाथ की तरफ इशारा करता है और सभी उस इशारे की तरफ देखते हैं तो सभी डर के मारे घबरा जाते हैं, क्योंकि जतिन का हाथ पूरी तरह से जल चुका था। वो लोग जतिन को उठाकर बाहर ले जाते हैं। दीपक और भरत राहुल से कहते हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दीपक और भरत दोनों कमरे से सामान लेकर आते हैं और राहुल से निकलने को कहते हैं और गेट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी राहुल उनसे कहता है, ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग और बाहर जाकर क्या करोगे? वो दीपक से कहता है, तेरी माँ का इलाज चल रहा है ना, और दवाई, हॉस्पिटल का बिल, ये सब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और भरत, तेरे बाप पर तो कर्जा है ना, और घर भी गिरवी रखा है, तो तुम दोनों कैसे करोगे ये सब? अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म करोगे? दीपक और भरत कहते हैं, हमें जॉब मिली है ना, उससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राहुल मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई जॉब नहीं है हम लोगों के पास। दीपक और भरत हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर भरत कहता है, क्या मतलब? यानी तू हमसे कुछ छुपा रहा है? राहुल कहता है, जिस कंपनी में हम जॉब लेने गए थे, वो तो मैं वहाँ झूठ बोल कर लेकर गया था। असली काम तो यहाँ एक रात ठहरने की डील हुई थी, बॉस और मेरे बीच में। दीपक कहता है, कैसे डील? राहुल कहता है, बॉस को ये बंगला बेचने की डील मिली है, क्योंकि ये बंगला इतनी खास जगह है कि यहाँ होटल बहुत अच्छा चल सकता है। बॉस इस बंगले को बेचकर 300 करोड़ रुपए कमाने वाला है, लेकिन यहाँ पर आसपास ये अफवाह है कि ये भूतिया बंगला है और बॉस को उसे झूठा साबित करना है। तब बॉस ने ये डील मेरे साथ की कि अगर हम लोग एक रात यहाँ पर रुक जाए तो हम चारों को 1-1 करोड़ मिलेगा, और जब सुबह हम जिंदा निकलेंगे तो डीलर का वहम दूर हो जाएगा। दीपक कहता है, मतलब तूने 4 करोड़ के लिए हम सबकी जान को खतरे में डाल दिया? तू रख अपनी डील, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। दीपक और भरत जतिन को उठाकर गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और गेट तक पहुँचने के बाद गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग हैरान हो जाते हैं। जब वो गेट पर आते हैं तो गेट खुला था, लेकिन अब ये बंद कैसे है? तभी राहुल कहता है, क्यों नहीं खुला क्या गेट? मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे। वो डील को पूरा करने के लिए मैंने गेट को बाहर से लॉक करवा दिया है। अब जंगल से कौन आएगा इसे खोलने? ये कहकर राहुल उन पर हंसने लगता है। दीपक और भरत गुस्से से राहुल की तरफ देखते हैं और उसके पास जाकर उसे मारने लगते हैं। राहुल कहता है, यूँ आपस में लड़कर मरने से अच्छा है कि एक रात यहाँ रुककर अपने आप को इस भूतिया बंगले से बचाओ। दीपक कहता है, अरे पागल हो गया है क्या तू पैसों के लालच में? तभी भरत दीपक का कंधा पकड़कर जतिन की तरफ इशारा करता है। तब राहुल, दीपक और भरत देखते हैं कि जतिन हवा में होता है और ये देखकर तीनों डर जाते हैं। जतिन थोड़ी देर हवा में होता है और राहुल जतिन से जतिन जतिन कहकर पुकारता है।
और तभी जतिन की आंख खुलती है जो कि पूरी काली हो चुकी होती है। ये देखकर दीपक और भरत डर कर पीछे हट जाते हैं और राहुल जतिन की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो जतिन के पास पहुंचता है तो जतिन नीचे गिर जाता है और अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे एक जानवर की तरह बंगले के अंदर कहीं चला जाता है। दीपक कहता है अब क्या करें, अब तो हमारा मरना तय है। तब राहुल कहता है हम बच सकते हैं, बस यहाँ किसी भी चीज को वास्तविक और यहाँ होने वाली घटना को नकार दो। दीपक कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो। तभी राहुल कहता है यहाँ आने से पहले मैं इसके बारे में जान कर आया था। किसी ने यहाँ पर रहकर एक वीडियो बनाई थी और वो यहाँ से जिंदा भी बाहर जा सका था। उसने ये बताया है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तभी जतिन की रोने की आवाज आती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी दीपक कहता है हमें उसको ढूंढना चाहिए, वो तकलीफ में है, वो यहाँ हमारे भरोसे आया है और वो हम सबसे छोटा है। तभी राहुल मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने के लिए कहता है और उसी वक्त जतिन की रोने की आवाज बंद हो जाती है। इतने में राहुल कहता है देखा मैंने कहा था ना, आवाज पर ध्यान नहीं दिया तो आवाज बंद हो गई। राहुल, दीपक और भरत वापस उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग सो रहे थे। किसी को नींद नहीं आती क्योंकि वो बहुत घबराए हुए होते हैं। अब 2 बज चुके होते हैं। राहुल कहता है अब बस 3 घंटे और फिर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आधा घंटा बीतने के बाद रूम का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है और फिर दीपक कहता है शायद ये जतिन होगा। तभी राहुल कहता है कोई नहीं है बाहर, बिल्कुल शांत हो जाओ, देखो ये वहम भी दूर हो जाएगा। जतिन बाहर दीपक का नाम लेकर पुकारता है दीपक, तुझे तो मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ ना, और तूने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ये जल्दी दरवाजा खोलना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है दीपक। और वो गेट के पास आकर रोते हुए दर्द भरी आवाजें निकालने लगता है। जतिन कहता है मुझे बचा ले दीपक, मुझे प्लीज बचा ले दीपक। और धीरे धीरे ये आवाज फिर से कम हो जाती है। तभी राहुल कहता है देखा मैंने कहा था ना, अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। तभी जतिन की आवाज काफी तेज चीखने की आती है, जैसे कि कोई उसे तड़पा तड़पा के मार रहा हो। अब दीपक से रहा नहीं जाता और वो गेट खोल देता है और गेट खोलने के बाद वो ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ से जतिन की आवाज आ रही थी। भरत और राहुल भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और दीपक वहाँ पहुँच चुका होता है और दीपक के चीखने की आवाज भरत और राहुल को सुनाई देती है और उसके बाद वो लोग भी तेजी से वहाँ पहुँच जाते हैं। दीपक जतिन को देखकर चिल्लाया था क्योंकि जतिन अपने जले हुए हाथ को आरे से धीरे धीरे काट रहा होता है। जतिन रोते हुए कहता है दीपक मुझे पता था तुम आओगे मेरे भाई, ये मेरा हाथ ना बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने इसे काट दिया। भरत और राहुल की नजर जतिन के कटे हुए हाथ पर पड़ती है तो वो उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि उस कटे हुए हाथ की उंगलियां हिल रही थी और उसमें से अजीब सी भयानक आवाजें निकलती जा रही थी। राहुल पहली दफा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो बंगले के गेट पर आकर चिल्लाता है कोई खोलो भाई, कोई खोलो इस गेट को। राहुल को अपने कंधे पर हाथ रखने का अनुभव होता है और जब वो उस हाथ को पकड़कर उसकी तरफ देखता है तो वो जतिन का कटा हुआ हाथ था। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उस हाथ को अपने कंधे से फेंक देता है। वो हाथ नीचे गिरने के बाद राहुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। राहुल गेट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता और वो जैसे ही पीछे हाथ को देखता है तो वो हाथ वहाँ नहीं होता और उसे अनुभव होता है कि उसके सीने पर वो हाथ है और राहुल नीचे गिर जाता है और वो हाथ राहुल के सीने को चीरकर उसके अंदर घुस के उसके दिल को बाहर कर देता है और राहुल की मौत हो जाती है। तभी भरत और दीपक जतिन को लेकर बंगले की छत पर चले जाते हैं। छत पर पहुंचते ही वो वहाँ बंगले से बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। तब उन्हें एक रस्सी नजर आती है और दीपक उस रस्सी को लेकर बांध देता है और उसका दूसरा छोर नीचे डाल देता है। अब वो भरत को नीचे उतरने के लिए कहता है। भरत नीचे उतर जाता है। उसके उतरने के बाद वो जतिन को नीचे उतारता है और फिर वो भी नीचे उतर जाता है। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से ऊपर से नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब दीपक और जतिन नीचे आते हैं तो उन्हें भरत दिखा ही नहीं। जब उनकी नजर ऊपर जाती है तो भरत ऊपर था और वो बार बार नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन वो आ नहीं पाता और पीछे से राहुल आता है और अपने दोनों हाथों से भरत की गर्दन अलग कर देता है। दीपक और जतिन वहाँ से निकलने लगते हैं और पीछे देखते हैं। राहुल छत पर उन्हें देख रहा होता है और भरत बिना गर्दन के खड़ा होता है।
दीपक को शायद उसकी अच्छाई ने बचाया होगा और जतिन को दीपक के प्यार ने, और इस तरह जतिन और दीपक बंगले से वापस आ जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।